नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, साइंस की श्रृंखला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर एक बार फिर से मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि यहाँ पर दोस्तों हम 1000 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं जो सभी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो चाहे एसएससी आपके एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हों, चाहे यूपीएससी, चाहे आरआरबी, चाहे एनटीपीसी और चाहे वो सीएचएस के विद्यार्थी हों, तो सभी इस क्लास को पूरा अंत तक अवश्य देखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये हमारी 6वीं क्लास है। इससे पहले की 5 क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट की, जाकर अवश्य देख लीजिएगा। 5 क्लास वो भी क्लास से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों, समय जाया करते हुए अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अपने सेशन की शुरुआत हम उसी क्वेश्चन के साथ करेंगे जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था और जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना था। दोस्तों, जिन जिन मित्रों का आपका आंसर आपका ए आ रहा था क्रुक्स कांच, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। आप लोगों को बधाई हो, आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी दिशा में हो रही है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि धूप के चश्मों के लिए निम्न में से कौन सी कांच का प्रयोग किया था। जो धूप के चश्मे होते हैं इसके लिए किस कांच का प्रयोग किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके धूप के चश्मों में आपके लेंस बनाने के लिए क्रुक्स कांच या फिर आपके क्राउन कांच, क्रुक्स कांच या फिर आपका क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है। क्यों दोस्तों इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि दोस्तों के जो क्रुक्स कांच होते हैं उसमें एक आपका पदार्थ पाया जाता है, क्या होगा, जिसे कहते हैं कि सीरियम ऑक्साइड। सीरियम दोस्तों आपका देखिए, सीरियम ऑक्साइड को हम SeO2 से भी दिखा सकते हैं। सीरियम ऑक्साइड ये पदार्थ आपका क्रुक्स कांच में पाया जाता है। और ये जो दोस्तों आपका सीरियम ऑक्साइड वाला पदार्थ होता है ये आपकी जो सूर्य में आपकी जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उसको तेजी के साथ अवशोषित कर लेता है। इसलिए आपके धूप के चश्मे बनाने के लिए आपके क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। इस बात को याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो ठोस कपूर होते हैं इससे कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कपूर होता है इसका आपका ऊर्ध्वपातन होता है। दोस्तों ऊर्ध्वपातन क्या होता है? अगर कोई पदार्थ जो ठोस अवस्था में है ये ठोस से सीधे आपकी गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए, तो इसे कहते हैं आपकी ऊर्ध्वपातन। तो ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं आपकी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इस प्रकार से ठोस कपूर के कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इस बात को आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। दोस्तों बात करेंगे अगर ये आपका इसी प्रक्रिया को उल्टा कर दिया जाए और ठोस से गैस बदलने के बजाय गैस से सीधा ठोस बदल जाए तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आपके डिपोजिशन, इसे कहते हैं निक्षेपण। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं निक्षेपण। इसको याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात करेंगे वाष्पीकरण की। तो वाष्पीकरण क्या है? किसी द्रव का सीधे गैस में बदलना कहते हैं। क्या आपका वाष्पीकरण। पिघलना क्या है दोस्तों? पिघलना क्या है? किसी ठोस का द्रव में बदलना, किसी ठोस का द्रव में बदलना। हिमीकरण क्या है दोस्तों? किसी द्रव का ठोस में बदलना। यहाँ पर ठोस का द्रव है, यहाँ पर द्रव का ठोस में, ये आपका हिमीकरण है, जैसे बर्फ, इस प्रकार से। इसके बाद देखेंगे दोस्तों कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जो पक्षी होते हैं इनके अध्ययन को क्या कहते हैं। और तो दोस्तों याद रखेंगे कि डी विकल्प हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। दोस्तों हमारा एक सेशन चला था आपका कि जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान की दोस्तों बात करेंगे तो जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं एवं उसका अध्ययन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, लगभग 10 मिनट का मात्र वीडियो था, 10 मिनट का। और इसमें सारे आपको ये कराए गए हैं कि किसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी, आपको जाकर देख लीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि पक्षियों को अध्ययन क्या कहते हैं, आपकी ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके जो और भी विकल्प हैं, जैसे बात करेंगे लिम्नोलॉजी की। तो लिम्नोलॉजी क्या है दोस्तों? के जो तालाबों, पोखरों एवं आपके झीलों में, पोखरों में आपके जो जीव रहते हैं उनके अध्ययन को आपके लिम्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? उनके अध्ययन को आपके लिम्नोलॉजी कहते हैं। हर्पिटोलॉजी की बात करेंगे तो हर्पिटोलॉजी क्या है दोस्तों? जो आपके उभयचर और सरीसृप होते हैं, जो आपके उभयचर होते हैं। उभयचर मतलब जो आपके जल से में हैं, और सरीसृप क्या है? जो रेंग कर चलते हैं, सरीसृप। जैसे आपके सांप की बात करेंगे, लिजार्ड की बात कर लेंगे, जिससे कहते हैं छिपकली, क्रोकोडाइल से मगरमच्छ कहते हैं, उसकी बात कर लेंगे, तो ये सरीसृप में आते हैं और इनके अध्ययन को आपको हर्पिटोलॉजी कहते हैं। मैलाकोलॉजी की बात करेंगे तो दोस्तों जो आपके मोलस्का संघ के जीव होते हैं, जैसे ऑक्टोपस, स्पाइनल कॉर्ड जिसे कहते हैं आपकी घोंघा, स्पाइनल कॉर्ड किसके जीव दोस्तों? ये आपके मोलस्का संघ के मोलस्का जो संघ होता है, मोलस्का संघ के जीव हैं और इसके अध्ययन को आपके मैलाकोलॉजी कहते हैं। और ऑर्निथोलॉजी के पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। साइटोलॉजी की बात करेंगे तो साइटोलॉजी से कहते हैं तो आपके सेल के अध्ययन को आपको साइटोलॉजी कहते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि जीवन की मूलभूत इकाई है, जीवन की मूलभूत फंडामेंटल यूनिट क्या है आपकी? तो उसमें डी आपका सी विकल्प हो जाएगा कोशिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आपकी सेल। सेल क्या है आपका? जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक क्या होती है? क्या होती है आपकी? कार्यात्मक एवं संरचनात्मक क्या होती है आपकी? कोशिका होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेल की बात करेंगे तो सेल की खोज किसने की थी? तो सेल की खोज की थी आपकी रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में इसकी खोज की थी। लेकिन ये जो कोशिका थी दोस्तों, ये एक प्रकार की डेड कोशिका थी, एक प्रकार की मृत कोशिका थी। लेकिन उसके बाद भी सर्वप्रथम कोशिका की खोज इन्होंने की, इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी से कहते हैं, कोशिका विज्ञान का जनक। कोशिका जो विज्ञान होता है उसका जनक इन्हें कहा जाता है, कोशिका विज्ञान।
कोशिका विज्ञान का जनक, कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। 1665 ईस्वी में उन्होंने कोशिका की खोज की थी, जो मृत कोशिका थी। अगर बात करें सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज आपकी ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी, ल्यूवेनहॉक महोदय ने की थी। तो इस प्रकार से इतनी फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों कोशिका की, तो कोशिका के समूह से आपके टिश्यू बनता है ऊतक, फिर ऊतकों के समूह से आपका अंग बनता है, ऑर्गन बनता है, फिर अंग के समूह से आपके ऑर्गन सिस्टम बनता है, अंग तंत्र बनता है, फिर अंग तंत्र के आपके समूह से आपके एक प्रकार के जीव का ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत जिसे कहते हैं सेल थ्योरी, इसको प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो सी विकल्प हो जाएगा कि एमजे स्लाइडेन एवं थियोडोर स्वान जो थे, इन्होंने मिलकर आपके कोशिका सिद्धांत को दिया था, सेल थियरी को दिया था, सेल थियरी को दिया था। तो ये सब बातें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि एमजे स्लाइडेन की बात करेंगे तो इन्होंने सेल थ्योरी दिया था। यहाँ पर बात करेंगे विर्चो की, तो विर्चो ने आपकी इसी सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया और कोशिका विभाजन की बात की। कोशिका विभाजन की बात सर्वप्रथम किसने की थी? तो विर्चो ने 1855 ईस्वी में। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर रॉबर्ट हुक की, तो रॉबर्ट हुक ने मैंने आपको बता ही दिया कि उन्होंने कोशिका की खोज की थी। और यहाँ पर आपका एक विकल्प आपका पुरकिंजी, तो पुरकिंजी ने क्या किया था दोस्तों? जबकि कोशिका में जो जीव द्रव्य होता है उसका नामकरण किया था, जीव द्रव्य का नामकरण किया था। तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए दोस्तों। अगर आप किसी प्रकार के मॉक टेस्ट कर रहे हैं, किसी प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, तो आपका दोस्तों टारगेट होना चाहिए कि एक क्वेश्चन से आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आपकी एक क्वेश्चन आया है तो आप लोगों को रॉबर्ट हुक के बारे में जानना है, पुरकिंजी के बारे में जानना है, स्वान के बारे में जानना है, विर्चो के बारे में जानना है। तो इस प्रकार से एक एक क्वेश्चन से 4-4, 5-5 क्वेश्चन आपको करना चाहिए और फुल डिटेल में इसका एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्टली आपके पेपर में रिपीट नहीं होते हैं, बल्कि उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों फुल डिटेल में एनालिसिस मैं आपको करा रहा हूँ। आप लोगों की वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने मित्रों के साथ। यहाँ पर दोस्तों हमारे साइंस के अभी तक 5 वीडियो हो चुके हैं। अगर आपने इन 5 वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर आपको पूरे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। जाकर 5 वीडियो देख लीजिए, क्योंकि एक एक वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा अंतिम अगला क्वेश्चन है कि एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित नहीं हो सकती, त्वरित हो सकती है, सदैव त्वरित होगी, या फिर वेग असमान रहेगा। तो अगर कोई वस्तु एक समान गति से, एक समान गति का मतलब है कि उसकी गति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं, उसके वेग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा, तो क्या होगा दोस्तों? आपने सामान्य आपकी एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कि वेग बटे समय, कह सकते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपके त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? आपके त्वरण कहते हैं। तो एक समान गति के साथ अगर कोई वस्तु गति करे तो कहने का मतलब त्वरण नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों हर स्थान पर ये नहीं लगता है। अगर कोई वस्तु आपके वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है, अगर उसकी गति समान भी है, तो दोस्तों तभी वो त्वरित होती है, क्योंकि उसकी दिशा प्रत्येक सेकंड पर बदलती रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा कि त्वरित हो सकती है, वस्तु त्वरित हो सकती है अगर वह वृत्ताकार मार्ग पर गति करे तो इस प्रकार से आपका भी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आभासी बल है? कौन सा एक दोस्तों क्या आपका आभासी बल है, जो को काल्पनिक जिसे कहते हैं आभासी बल होता है? अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री प्रतिक्रिया बल, अपकेंद्री बल, या फिर मजबूत परमाणु बल। तो दोस्तों याद रखेंगे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई वस्तु अगर आपके एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रही हो, तो उसके केंद्र से बाहर की तरफ एक बल लगता है, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कहते हैं? अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है तो उसके बाहर की तरफ बल लगता है। लेकिन दोस्तों एक बल आपके इसके अंदर की तरफ भी लगता है, एक बल इसके अंदर की तरफ केंद्र की तरफ भी लगता है, इसे कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स और हिंदी में कहते हैं अभिकेंद्री बल। तो जो अंदर की तरफ लगता है उसे कहते हैं अभिकेंद्री बल। और दोस्तों इसी प्रकार से एक आभासी बल आता है, इसके बाहर की तरफ जो मैंने आपको बताया इसे कहते हैं आभासी बल। तो ये होता है आपका अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो कौन सा आभासी बल है? तो आपका अपकेंद्री बल हो जाएगा। दोस्तों अपकेंद्री बल के ही दोस्तों के सिद्धांत पर, इसी के सिद्धांत पर दोस्तों के जो आपकी क्या है दोस्तों, जो आपकी वॉशिंग मशीन होती है ये आपका इसी पर काम करती है। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। यहाँ पर उसमें बात करेंगे फोर्स की, तो एफ बराबर होता है, फोर्स मतलब ये बराबर होता है यम इंटू ए। क्या होता है आपका? यम इंटू ए होता है। यहाँ पर यम मतलब होता है आपका मास और ए मतलब होता है आपका एक्सेलरेशन। कहने मतलब द्रव्यमान गुणित त्वरण बराबर क्या होता है आपका? एफ होता है। और ये दोस्तों आपके न्यूटन के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। तो इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। और बल की बात करें तो बल की यूनिट क्या दोस्तों? बल्कि एसआई यूनिट है आपका एसआई यूनिट है आपका न्यूटन, एसआई यूनिट। और इसका दोस्तों सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक आपका डाइन हो जाता है।
एक डाइन हो जाता है। और 1 न्यूटन बराबर दोस्तों 1 न्यूटन बराबर आपका 10 की घात 5 डाइन होता है। ठीक है, इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बराबर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पलायन वेग, जिसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, कितनी होती है। तो पृथ्वी पर पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। दोस्तों पलायन वेग क्या होता है? दोस्तों पलायन वेग वह वेग होता है वह आपका न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकने पर वह वस्तु आपकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बाहर की तरफ चलाए और फिर से धरती पर लौट कर ना आए। तो मान कितना है? कम से कम आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर आप फेंकते हैं किसी वस्तु को तो वह ऊपर चली जाएगी और कभी भी पुनः धरती पर लौट कर नहीं आएगी। तो इस प्रकार से इसको याद रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बार बार देखने को मिलता है। दोस्तों जो आपका पलायन वेग होता है ये प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करता है। किस पर? आपके प्रक्षेपण कोण पर। प्रक्षेपण कोण आपको पता होना चाहिए कि वह कोण जिसके पर आप फेंकने से आपने इस प्रकार से किसी वस्तु को ऐसा फेंका तो ये होता है आपका 45 अंश, मतलब जितने अंश से आपने इस वस्तु को फेंका है तो उसे कहते हैं प्रक्षेपण कोण। तो यह प्रक्षेपण कोण पर निर्भर करता है पलायन वेग। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके आयाकर बेस का वेलोसिटी का मान, तो 2 मान और याद कर लीजिए कि दोस्तों आपका जो कैपिटल जी का मान होता है आपका 6.67 × 10⁻⁻12। ठीक है, और जो आपका स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये किसका मान होता है? आपका स्मॉल जी का मान होता है और ये कैपिटल जी का मान होता है। तो इस बात को आपको पता होना चाहिए। और क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो इस प्रकार से क्या होता है? आपका कैपिटल जी का मान होता है। इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? दाब का, आर्द्रता का, तापमान का या फिर घनत्व का। तो किसका नहीं मान का प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। दोस्तों ये हमारा रहेगा दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। और कमेंट बॉक्स में मैं आपके आंसर का इंतजार करता रहूँगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर रख दीजिएगा। जो भी आपको इसके बारे में और भी जानकारी हो वो भी हमें लिख दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखने से पहले आप लोग लिखेंगे अपना नाम और लिखेंगे आप किस क्लास में हैं या फिर आपके किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इन दो चीज़ें भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना नाम, अपना स्थान का नाम, कहाँ से आप हैं और किसकी तैयारी कर रहे हैं, किस क्लास में, इसको लिखकर अपने आंसर को भेज देंगे हमें कमेंट बॉक्स में। मैं आपकी कमेंट का इंतजार करता रहूँगा। बहुत सारे बच्चे भेजते भी रहते हैं, आप भी अपने कमेंट अवश्य भेजा करिए। देखिए दोस्तों आपको अगर किसी प्रकार की समस्या है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8574560837। ये दोस्तों आपका व्हाट्सअप नंबर है और केवल आप व्हाट्सअप करेंगे और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो यहाँ पर दोस्तों कई सारे विद्यार्थी जुड़े हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों इस सेशन को समाप्त करने से पहले मैं आपको कुछ अतिरिक्त जानकारियाँ दे दूं कि हमारे यहाँ पर दोस्तों ये जो क्लासेस चलती हैं ये बिल्कुल टाइम टेबल से क्लासेस चलती हैं। और हमारे यहाँ पर दोस्तों सोमवार और मंगलवार को जीके जीएस की क्लास चलती है, फिर बुधवार को साइंस की क्लास, फिर बृहस्पतिवार शुक्रवार को जीके जीएस की क्लास, फिर शनिवार रविवार को आपके साइंस की क्लासेस चलती हैं और प्रत्येक सुबह 8 बजे ये क्लासें आती हैं। ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इस क्लास को लेना आप लोग न भूलिए। 17 अगस्त से दोस्तों हमारा ये बैच स्टार्ट हुआ है। कब से दोस्तों का? 17 अगस्त से। और 17 अगस्त से अभी तक दोस्तों जीके जीएस की कितनी क्लासेस हो चुकी हैं? आपकी 4 क्लासें और साइंस की अभी तक आपकी ये 6वीं क्लास हो गई। तो इन दोनों क्लासों को जितनी क्लासें अगर आपने छोड़ दी है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर पूरे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अन्य बहुत सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जाकर जो भी आपके लिए उपयोगी हो जाकर आप देखिए। क्योंकि एक भी क्लास को कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है, सारी फ्री क्लासें हैं, तो आप लोग अवश्य जाकर ज्वाइन करेंगे। और दोस्तों ये होता है हमारा आपके जीके की क्लास। तो ये क्लासें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासें यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पर कराए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इस साइंस के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अगले सेशन में मैं उस क्वेश्चन को भी इंक्लूड करके आपको करा दूंगा। और ये आपके रविवार को साइंस की क्लास यहाँ पर आपके समाप्त होती है और आप बुधवार को फिर से मिलेंगे साइंस की क्लास में। कल सोमवार को हम मिलेंगे जीके जीएस की क्लास में सुबह 8 बजे, तो सभी लोग लाइव आना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।